हम लोगों ने देखा था अब तक कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और वो किस ढंग से अपना काम करेंगे। दूसरी चीज देखी थी कि उन्हें सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये लिखा हुआ है। कहां? अनुच्छेद 74 में। अब सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद न हो? क्योंकि एक चीज लिखी हुई है, जब आप आर्टिकल 75 पढ़ते हैं तो 75 सबसेक्शन 3 है, वो कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो अब 74 सबसेक्शन 1 और 75 सबसेक्शन 3 ये दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स को जन्म दे रहे हैं। 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता ये देगी। और 74 आप देखेंगे, 74 सबसेक्शन 1 जब पढ़ेंगे हम तो जो बात निकल रही है वो कहता है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का, और राष्ट्रपति यानी 74 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का संपादन करने में इस मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से ही काम करेंगे। अब एंड कंजंक्शन का प्रयोग है, तो यहां से एक बात निकल रही है कि मंत्रिपरिषद होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है तो उसकी सलाह और सहायता से काम करें, यह अपेक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा 74 सबसेक्शन 1 जैसे ही हम पढ़ते हैं तो और शब्द के प्रयोग से बात क्लियर हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का संपादन करने में उसकी सलाह और सहायता से काम करेंगे। और शब्द ने तय कर दिया कि जो कुछ 74 सबसेक्शन 1 में लिखा है उसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग करके आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाषाई व्याकरण के जो नियम हैं वो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जहां पर और कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा गया है तो उस पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस के तौर पर पढ़ा जाएगा। इसी को सिंथेसिस ये कहा जाता है। तो इसलिए ये तो एक ही सेंटेंस बना, और जब सेंटेंस एक बना इसका मतलब मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री होगा और लोकसभा राष्ट्रपति अपने कृत्यों का संपादन करने में उसकी सलाह और सहायता से काम करेंगे। जहां तक बात हो गई, लेकिन 75 सबसेक्शन 3 गड़बड़ कर देता है। वो कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो सवाल यह है कि 75 सबसेक्शन 3 की पोजीशन अगर लोकसभा है तब तो ठीक है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन अगर लोकसभा नहीं है, और ऐसा देश में बहुत बार होगा क्योंकि लोकसभा तो 5 साल बाद डिसॉल्व होनी ही होनी है और नई लोकसभा के लिए चुनाव होकर आखिर कुछ तो समय मिनिमम 2 महीने तो लगने ही हैं। तो इन 2 महीनों में क्या होगा भाई? ये जो नई लोकसभा के चुनाव होंगे, चलिए आप कहेंगे कि वर्तमान लोकसभा के रहते हम नई लोकसभा का चुनाव ये करा लेंगे, संभव है, करा लेते हैं। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो गई इस कारण कि कोई व्यक्ति वहां सरकार बना पाने की स्थिति में ही नहीं है, ऐसा भी बहुत बार होता है। देश ने ये परिस्थिति बहुत बार देखी भी है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हुई इस वजह से कि वहां कोई सरकार बना पाने की स्थिति में ही नहीं है,
तब आखिर क्या होगा, क्योंकि सरकार उस दशा में, लोकसभा तो है नहीं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कैसे होगी। इसके मतलब क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के काम कर पाए? यह सवाल पहली बार उठा जब यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें यह बात पहली बार उठी है कि 74 subsection 1 whatever has been laid down by the framers under article 74 subsection 1 and 75 subsection 3, अगर दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, क्योंकि दोनों आर्टिकल सेम कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, और जब सेम कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए तो हम एक को ज्यादा और एक को कम प्रभाव तब नहीं दे सकते, जबकि ज्यादा या कम प्रभाव देने के संबंध में स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न लिखा हो, जैसे कई बार लिखा होता है कानून में कि पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह पूर्वगामी अध्याय में किसी बात के होते हुए भी या किसी अन्य अधिनियमिति में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस प्रकार के शब्द खूब लिखे होते हैं। आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा था, वहां खूब लिखा था, मेरा ख्याल सब सेक्शन 5 थे, सेक्शन 5 कहता था किसी अन्य अधिनियमिति में किसी विपरीत बात के होते हुए भी जिन विषयों के संबंध में यहां उपबंध किया गया है, उन विषयों के संबंध में इस अधिनियम के ही उपबंध लागू होंगे, अन्य कहीं कुछ भी लिखा हो। और इसीलिए हम बार बार कहा करते थे कि हिंदू लॉ में जिन विषयों के बारे में उपबंध हो गया, उन विषयों के संबंध में प्राचीन हिंदू विधि लागू नहीं होगी, लेकिन जिन विषयों के संबंध में उपबंध नहीं हुआ, उनके विषय पर आज भी प्राचीन हिंदू विधि लागू होगी। जैसे आपका इस विषय पर उपबंध हिंदू मैरिज एक्ट में आया कि शादी कैसे की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से शादी की जाएगी उसमें क्या क्या होगा, इस विषय पर नहीं, उस विषय पर प्राचीन हिंदू विधि वही लागू होगी। तो आप देखते हैं कि या तो कानून में स्वयं कुछ ऐसा कहा जाए जिसकी वजह से हम एक उपबंध पर दूसरे उपबंध को वरीयता ये दे सके, और अगर स्वयं कानून में ऐसा कुछ नहीं कहा गया तो फिर अर्थान्वयन का जो सिद्धांत है वो ये कि अर्थान्वयन इस प्रकार चाहिए कि हम अधिनियम के शब्दों की सीमा से बाहर भी ना जाए और दोनों उपबंधों को पर्याप्त प्रभाव ये प्राप्त हो। तो सवाल यह है कि अगर हम दोनों उपबंधों की बात करें तो 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इन शब्दों को पूरे विस्तार के साथ पढ़ा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्रिपरिषद न हो। इन शब्दों को जो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके अलावा कोई निष्कर्ष संभव ही नहीं, संभव, ठीक है, संभव है ही नहीं। जैसे आप आर्टिकल 52 वो कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब यह हुआ कि कभी ऐसा कोई समय नहीं हो सकता कि जब भारत का राष्ट्रपति न हो। ऐसे वो कहता एक मंत्रिपरिषद होगी, तो फिर इन शब्दों को उन शब्दों की अपेक्षा कमतर करके कैसे पढ़ सकते हैं? जब होगी तो होगी, उसका प्रधानमंत्री होगा, लिखा है तो होगा। प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होगा अगला सवाल है, देखेंगे, लेकिन होगी। और राष्ट्रपति उसी की सलाह और सहायता से काम करेंगे। 75 सबसेक्शन 3 कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब लोकसभा तो है ही नहीं, ऐसी दशा है कि लोकसभा है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा को भंग करना पड़ा है, क्योंकि वहां कोई सरकार बनाने की हैसियत में था ही नहीं। नवीन चुनावों की घोषणा हो गई, तो 75 सबसेक्शन 3 में आखिर किसके प्रति उत्तरदायी होगी?
तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इस शब्द को तो लागू ही नहीं कर सकते। तो क्या दोनों अनुच्छेदों का सम्मिलित प्रभाव यह हो रहा है कि सामान्य दशा में जब लोकसभा है तब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह और सहायता से काम करेंगे। और क्या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है, यानी जब लोकसभा न हो तो राष्ट्रपति अपने एडवाइजर्स के मुताबिक काम करेगा, क्योंकि 75 सबसेक्शन 3 कहता लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। तो आज सवाल यह है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, इसके लिए लोकसभा तो हो। जब लोकसभा है ही नहीं तो फिर मंत्रिपरिषद उत्तरदायी कैसे होगी? और अगले आर्टिकल 75 में ही आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वे सब लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब राज्यसभा के सदस्य हो, यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन लोकसभा जब है ही नहीं और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, यही अक्सर प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर के तौर पर बनी थी। मनमोहन सिंह और आपका इंदिरा गांधी दो को छोड़ दें तो हमेशा प्रधानमंत्री खुद लोकसभा से के सदस्य रहे। तो जब लोकसभा ही नहीं तो प्रधानमंत्री का होना ये कुछ ठीक नहीं जचता, ठीक है ना भाई। लोकसभा है नहीं और लोकसभा के सदस्य एग्जीक्यूटिव का प्रत्येक मेंबर होगा, नहीं होगा तो 6 मंथ में बनना होगा। आगे देखेंगे वो बंद आएंगे। तो इन सारी दशाओं में रास्ता क्या हो, क्या माने हम? क्या यह स्थिति है कि सामान्य दशाओं में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेंगे, लेकिन अगर अपवादिक स्थितियां पैदा हो रही हैं, यानी लोकसभा है ही नहीं, तब राष्ट्रपति अपने सलाहकारों की सहायता से काम करें, जैसा राज्यों में होता है। राज्यों में जब आपका विधानसभा भंग हो जाती है किसके अनुच्छेद 356 के प्रयोग से और राष्ट्रपति शासन आ जाता है, तब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य का समस्त कार्यपालिकीय प्रशासन राज्यपाल चलाते हैं अपने सलाहकारों की मदद से। और राज्यों में कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती उस समय, और राज्य विधायिका की जो विधायी शक्ति है उसका उपयोग कौन करने लगता है? संसद। और राज्यों की जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति का उपयोग कौन करता है? उच्च न्यायालय। वो तो सदा और सर्वदा रहना ही है। बस कार्यपालिकीय और विधायी शक्तियों का स्थानांतरण ये होता है। तो क्या यही व्यवस्था केंद्र में लागू होगी? जब लोकसभा नहीं है तो उस दशा में क्या राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिकीय प्रशासन अपने सलाहकारों की मदद से चलाएंगे? क्योंकि उस समय मंत्रिपरिषद हो नहीं सकती। लेकिन फिर हम इसका क्या करें? क्योंकि 74 सबसेक्शन 1 या 75 में कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है कि एक को बढ़ाकर और एक को घटाकर पढ़ लें। इसका हम क्या करें? क्योंकि 74 ये कहता है मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और इन शब्दों को जो संपूर्ण प्रभाव के साथ पढ़े तो घटोत्तरी या बढ़ोतरी की इजाजत हमें नहीं है। कैसे करेंगे घटोत्तरी? कोई मजाक तो चल नहीं रहा कि जैसे चाहो पढ़ लो। अब ये कठिन स्थिति है, इसीलिए हार्ट कहते हैं। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था, हार्ट उस समाज को विधिक समाज कहते हैं जहां न्याय निर्णय संबंधी नियम मौजूद है। ये सिचुएशन है जिसमें न्याय निर्णय संबंधी नियम चाहिए। हार्ट ने उदाहरण दिया था। हार्ट ने कहा कि संप्रभु ने 2 नियम बनाए और दोनों संप्रभु के नियम है। पहला नियम कहता है कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार आप ठीक प्रकार से करें। पहला नियम यह कहता है, यह भी संप्रभु ने बनाया। और दूसरा नियम कहता है
कि जितना राजद्रोह किया है उसका अंतिम संस्कार उसकी रीति और रिवाज के मुताबिक नहीं होगा। और हार्ट की वो बात आज भी दिखाई देती है। ओसामा बिन लादेन को कब्र नसीब नहीं हुई थी। मुस्लिम मेथोडोलॉजी के मुताबिक सभी को कब्र में रहना है, बरोज कयामत मैदान महशर में सबको उठना है। उनकी मेथोडोलॉजी के मुताबिक। हमारी मेथोडोलॉजी अलग ढंग की है, उनकी अपनी अलग ढंग की है। लेकिन ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में एक अनजान जगह, ठीक है, उसके शव को दफनाया, इसलिए ताकि भविष्य में कभी भी उसकी कब्र को महिमामंडित न किया जा सके। ठीक है, तो एक संप्रभु का नियम यह है कि जो राजद्रोह करेगा उसे उसके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफन या कफन नहीं मिलेगा। दोनों संप्रभु के नियम है। अब ये बात सबके लिए तो ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी है या जो राजद्रोही है उसके जो परिवार के लोग हैं वो क्या करें? ठीक है, हमारे लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन उसके अपने परिवार के पत्नी बेटे बेटी ये तो होंगे ना, क्योंकि जो राजद्रोही होगा वो ठीक है, उसके कोई सींग तो निकल नहीं रहे होंगे, वो भी हम ही आप जैसा आदमी होगा। तो उसके जो परिजन हैं अगर उसका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं करते तो वे दोषी भी हो सकते हैं, क्योंकि संप्रभु का ही दूसरा नियम है कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार आपको ठीक से करना है। और संप्रभु का ही नियम है कि किसी राजद्रोही को अंतिम संस्कार पाने का हक नहीं है। अब ये जो राजद्रोही के परिजन हैं इनके सामने विकट स्थिति है। इधर जाओ तो कुआं, इधर जाओ तो खाई। ना हम ये कर सकते हैं कि अंतिम संस्कार न करें और ना हम ये कर सकते हैं कि अंतिम संस्कार करें। इस दशा में न्याय निर्णय संबंधी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। हार्ट ने इस सिचुएशन को बताया है और सिचुएशन उदाहरणों से बताई जाती है। उदाहरण से सिचुएशन गढ़ी नहीं जाती है, उदाहरण से सिचुएशन को स्पष्ट किया जाता है। आप जब उदाहरण देते हैं तो डेफिनेशन गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आपको पूछो कत्ल क्या है, आप उदाहरण से बताना चाहिए, जैसे ए ने बी को मार डाला। ठीक है, उदाहरण से परिभाषा गढ़ी नहीं जाती है, परिभाषा का उदाहरण होता है। ठीक है ना, जैसे हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जो कुछ आप नहीं जानते वो दुनिया में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं, तब हम उदाहरण देंगे कि देखिए आप जो नहीं सूंघ सकते कुत्ता उसे सूंघ लेता है। ठीक है, अगर वो गंध नहीं थी तो उसने सूंघ क्या लिया? आप नहीं सूंघ सके, गंध तो थी, नहीं थी तो उसने सूंघा क्या और कहां से सूंघ लिया? दुनिया में जितने भी रेडियो स्टेशन चल रहे हैं उन सबकी वॉइसेस इस कमरे से गुजर रही हैं। अगर नहीं गुजर रही तो आप ट्रांजिस्टर लगाएं अभी, वो ऑस्ट्रेलिया चैनल नंबर 9 और बीबीसी कैसे पकड़ने लगेगा? गुजर रही हैं, आपको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता एक निश्चित सीमा तक है। कहते हैं आप श्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, न पराश्रव्य न अपश्रव्य। अपश्रव्य नहीं सुन सकते, ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन पराश्रव्य नहीं सुन सकते, ये समझ में नहीं आती, क्योंकि अपश्रव्य कहती वो इतनी धीमी है कि सुनी नहीं जा सकती। अब ये बात तो आपको आसानी समझ में आती है कि हम यहां बैठे इतना धीमा बोलना शुरू करें कि आप तक न जाए आवाज, लेकिन पराश्रव्य जो इतनी तेज हो रही है कि आपके कान उसे सुनने के लिए सक्षम नहीं है। अब ये बात आपको कठिनाई देती है, समझ में नहीं आती है। अब इसे समझाने के लिए कहना पड़ता है कि देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 है,
इससे नीचे जाए तो खत्म मसला। इससे नीचे मीनिंग देर भाई 90-90 से नीचे चला जाए तो खत्म मसला, और 108-9 पहुंचे तो भी खत्म, क्योंकि कहते हैं ना उन्हें 104-105 बुखार चल रहा है। फिर डॉक्टर कहता नहलाओ, पट्टी रखो, कुछ भी करो, नीचे लाओ, पैरासीटामोल नहीं चलती, फिर चलता है नहला दो बर्फ के पानी से, नीचे आना चाहिए। तो क्या टेम्परेचर सिर्फ 104 ही 105 ही होता है? टेम्परेचर इससे ज्यादा है। लोहे की भट्टी में हाथ डालो, देखो इससे ज्यादा टेम्परेचर है। टेम्परेचर इससे ज्यादा है, लेकिन आप एक निश्चित सीमा में बंधे हुए हैं, उससे ज्यादा आप नहीं झेल सकते। ठीक है, तो उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, जो आप नहीं जानते, जो नहीं करते, वो दुनिया में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में तो है आपकी, या हो सकता है, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते कि है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कि है या नहीं है, हमने जाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी यह संभव है कि आप जो नहीं जानते वो हो, क्योंकि आपकी जानकारी की क्षमता ये थोड़ी कम है। इसलिए बात को उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं, उदाहरण से बात गढ़ते नहीं है, और आपकी बेसिक गलती यही होती है। कानून आप उदाहरणों से समझना चाहते हैं, उदाहरण कानून को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए हार्ट की इस बात का हमने उदाहरण दिया कि न्याय निर्णय संबंधी नियमों की जरूरत क्यों है, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी पैदा होंगी कि हमें वरीयता क्रम निर्धारित करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि परिजनों के सामने समस्या है, क्या करें? इस नियम का पालन करें तो भी दोषी, इस नियम का पालन करें तो भी दोषी। अब न्याय निर्णायक प्राधिकारी ही बता सकता है कि क्या करना चाहिए। अब यही स्थिति यहां है। 74 कहता है मंत्रिपरिषद होगी, और 75 कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब हमें ऐसी स्थिति चुननी है जिसमें मंत्रिपरिषद हो और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यों की व्यवस्था केंद्र में लागू हो। यह आपसे प्री में सवाल बनता है, और आप इसे हर बार रटते हैं बैठकर कि क्या राज्यों में कभी ऐसा हो सकता है, कभी केंद्र में ऐसा हो सकता है कि मंत्रिपरिषद न हो, और आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है कि देखिए राज्यसभा में राज्यों में जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग होके क्या होता है, राज्य विधानसभा नहीं होती। उस दशा में जो राज्य मंत्रिमंडल की कार्यपालिकी शक्ति है उसका उपयोग राज्यपाल अपने सलाहकारों के माध्यम से करते हैं, और राज्य की विधायिका की जो शक्ति है उसका उपयोग कौन करता है? संसद। तो क्या ठीक यही व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू हो सकती है जब लोकसभा न हो? तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है। और अगर इस बात को समझ लिया जाए 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, तो फिर आगे की बात याद रखने की जरूरत बचती ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोकसभा हो ना हो, मंत्रिपरिषद होगी, और उसकी सलाह और सहायता से काम क्यों करना होगा वो तो हम लोगों ने जब राष्ट्रपति शीर्षकीय प्रमुख हैं या वास्तविक प्रमुख हैं इस पर डिस्कशन किया तो खूब बात निकल कर आई कि राष्ट्रपति चाहें भी तो काम कर ही नहीं पाएंगे। अपनी अधिकारिता के आधार पर या अपने प्राधिकार के आधार पर बात सिर्फ इतनी है कि मंत्रिपरिषद होगी या नहीं होगी। लेकिन 75 सबसेक्शन 3 दिक्कत पैदा कर रहा है। तो फिर 75 सबसेक्शन 3 इसका हमें कोई और अर्थान्वयन खोजना होगा। यही एकमात्र तरीका बचता है, क्योंकि होता क्या है, हमने आपसे यह भी कई बार चर्चा की है कि शब्दों का एक अर्थ नहीं होता, संदर्भ के मुताबिक उनके अर्थ बदल जाते हैं। संदर्भ क्या है उसके मुताबिक अर्थ बदलता है। हमने आपको बहुत प्रचलित उदाहरण कई बार दिया है कि राम नाम सत्य है, इसमें खराबी क्या है? कुछ भी नहीं।
ठीक है, हिंदू मेथोडोलॉजी के मुताबिक राम नाम सत्य है ही, लेकिन फिर भी एक विशेष संदर्भ में इसका प्रयोग होने के कारण इन शब्दों के प्रति समाज में एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ है, एक विकर्षण है बजाय आकर्षण के। आकर्षण नहीं है इन शब्दों में, इनमें विकर्षण है। अगर आप किसी शुभ मौके पर इन शब्दों का उच्चारण करोगे तो फिर लोग आपसे अच्छा व्यवहार तो कम से कम नहीं ही करेंगे, जबकि शब्द में कोई खराबी नहीं है, संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। तो देखना यह पड़ेगा कि आखिर इन शब्दों का प्रयोग कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यह लिखा क्यों गया। अगर हम इसे समझ पाए तो शायद अनफोल्ड हो जाएगा मामला कि 74 जो कहता है मंत्री परिषद होगी और 75 जो कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो उन दशाओं में जब लोकसभा नहीं है तब मंत्री परिषद होगी या नहीं, इस प्रश्न का जवाब शायद मिल जाए अगर हम लोग 75 सबसेक्शन 3 किस सिचुएशन के लिए है, ये किन संदर्भों में, ये किस भाव स्थिति को, किस फैक्ट सिचुएशन को रखने के लिए या उसे बल देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ये समझ पाए। और जब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं तो हमें वहां जाना पड़ता है जहां परंपराएं शुरू हुई, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बात ये कही गई तो जिसने पहली बार वो बात कही वो जितना अच्छा उस बात के संदर्भ में बात रख पाएगा उतना बेहतर कोई नहीं रख पाएगा, क्योंकि फर्स्ट विचार उसी के मन में है, पहला विचार उसी के मन में जन्मा और उसी ने किसी भाव स्थिति को आवाज देने के लिए उस विचार को कागज पर उतारा, तो उसी के पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए कहा कि वी आर द रीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हम संवैधानिक विधि के अध्येता है, हम संविधान के अध्येता नहीं। और संवैधानिक विधि में वे संवैधानिक परंपराएं शामिल हैं जो उन देशों में विकसित हुई हैं जहां से हमने अपने संविधान के प्रावधानों को मूल रूप से लिया, यद्यपि हमने उसमें परिवर्तन किए हैं। हमने देखा था यूएसए में से हमने महाभियोग की प्रक्रिया ली है, लेकिन वहां महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमारे यहां नहीं है। वहां महाभियोग कहां आएगा, सीनेट में, यहां संसद के दोनों सदनों में, ठीक है। वहां सामान्य बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, हमारे यहां स्पेशल मेजॉरिटी है। वहां महाभियोग जब चलेगा तो अध्यक्षता कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है। तो हमने इनोवेशन किए हैं, लेकिन फिर भी मूल विचार वहीं से लिया। तो अगर महाभियोग के संबंध में कोई बात उठती है तो हम वहीं देखेंगे और देखेंगे उस समस्या का समाधान वहां किस प्रकार किया गया और किस प्रकार सोचा गया, वही स्थिति यहां है। अब हम ये देखेंगे 75 सबसेक्शन 3 जैसी बात ब्रिटेन में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हमने वहीं से लिया। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने चुना, क्यों चुना, इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा। हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों नहीं चुन ली, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं चुना। लोकतंत्र तो उसमें भी संभव था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका बताया जाता है, और अमेरिका तो सॉरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हम ही हैं। लेकिन अमेरिका ये भी लोकतंत्र का चैंपियन कहा जाता है, ठीक है ना। और वहां भी डेमोक्रेसी और वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये नहीं है, ठीक है। वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसीलिए जैसे चुने हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, वैसे उन्होंने कहा कि हम फला को रक्षा मंत्री बनाएंगे, फला को ये करेंगे, फला को, और उनमें से कोई भी विधायिका का मेंबर नहीं है। हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये ली है, इसे ज्यादा बेहतर माना हमने, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे वे भी पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, तो दोहरी चेकिंग रहेगी। एक तो वो खुद जीत कर आए होंगे और आंसरेबल किसके समक्ष होंगे, वे जो ऑलरेडी जीत कर आए। तो एक दोहरी
चेकिंग रहेगी। अब वहां क्या है, डोनाल्ड ट्रंप तो जीते हुए हैं, जनता से चुने हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूटिव के अन्य जो मेंबर हैं उनमें से एक भी चुना हुआ नहीं है। ठीक है, उनमें से एक भी चुना हुआ नहीं है। तो दोहरी जो एक डबल चेकिंग हो सकती थी वो नहीं हुई। ऐसे दोहरा दबाव होता, आपको भी फेस करना है और आपको जवाबदेही जिनके समक्ष आपकी है वे भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं। तो एक दोहरी बात है, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस ये चुनी है। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस हमने चुन लिया, क्यों? इसलिए कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व एग्जीक्यूटिव का बढ़े, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस चुनी। और वहां भी जो निचले सदन के प्रति उत्तरदायी एग्जीक्यूटिव को बनाया गया वो इसीलिए कि जनता के प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव जनता के प्रति आंसरेबल रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। इसलिए नहीं कि लोकसभा के सदस्यों में से हम सरकार का चुनाव कर पाए, उद्देश्य ये नहीं था। यद्यपि यही बात है, लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन ये मेंबरशिप की जो बाध्यता है ये जिस वजह से रखी गई है वो वजह जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, न कि ये कि लोकसभा या राज्यसभा को स्वयं महत्व दिया जाए। हमने कहा ना, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक शब्द प्रयोग होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही शब्द अहंकारी प्रयोग करता है और यही शब्द ऋषि प्रयोग करता है। अंतर कहां पर है? अंतर इसमें है कि अहंकारी का जोर मैं पर है, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म पर नहीं है उसका जोर। और ऋषि का जोर ब्रह्म पर है, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, कि हम उस ब्रह्म के हिस्से हैं जो सब जगह व्याप्त हो रहा है। तो ऋषि का वचन कल्याणकारी है और इसका वचन समाज के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही है, इस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसमें जोर कहां है? इसमें उत्तरदायित्व पर जोर है, लोकसभा पर जोर नहीं है। और यही अर्थान्वयन की कला है। जब ये अर्थान्वयन 75(3) का आ जाएगा कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए 75(3) रखा है, तो फिर बात क्लियर हो गई कि जब लोकसभा नहीं है तब मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन ऐसे विषयों पर निर्णय नहीं करेगी जिन विषयों पर जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार को निर्णय करना चाहिए। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हें चलाने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद हमेशा होगी, लेकिन अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी वो नहीं है तो वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, ऐसे निर्णय नहीं लेगी जिन निर्णयों को जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार को लेना चाहिए। और यही व्यू क्लियर होगा जब चरण सिंह का केस आएगा, चौधरी चरण सिंह का। लेकिन यूएन राव इसने बात क्लियर की है कि केंद्र में ऐसी दशा कभी नहीं हो सकती है कि वहां मंत्रिपरिषद ना हो, कभी नहीं। क्योंकि अगर 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो 74 सबसेक्शन 1 कहता है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा और मंत्रिपरिषद होगी। इसलिए इस बात को नहीं माना जा सकता कि मंत्रिपरिषद कभी भी ऐसा हो न हो। और सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ जो आती है वो आप अन्य विषय पढ़कर आने के कारण इस आदत से मजबूर हैं कि आप अपने मनों की बात इसमें मिलाते हैं। जो आपका मन सोचता है आप उसे कानून में मिलाने की कोशिश करते हैं और मन मुताबिक व्याख्या अनुच्छेदों की प्रस्तुत करते हैं, जबकि मन मुताबिक व्याख्या नहीं हो सकती। आप जो कह रहे हैं वो महत्व का नहीं है, यहां जो लिखा है वो महत्व की चीज है और इसी को आपको अर्थान्वयित करना होगा। आप अपने मन से कुछ भी अर्थान्वयन यहां नहीं दे सकते। अब
अगला देखें क्या कहता है 74 सबसेक्शन 2। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, कहता है ऊपर क्या कह रहा है 74 सबसेक्शन 1, मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होगा और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रधानमंत्री देंगे। आप कभी भी जब हम पढ़ा रहे हैं तब आप कुछ, ठीक है, हमारी ओर ध्यान दें, नहीं देंगे निकलेगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी, 74 सबसेक्शन 2 कहता है कि इस बात की कोई जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा कि राष्ट्रपति को कोई सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई या नहीं दी गई। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की बात है, ये मंत्रिमंडल के बीच की बात है, ये उनके घर की बात है, क्यों वे कार्यपालिका प्रमुख और वो कार्यपालिका प्रमुख के नाते देश का शासन चला रहे हैं और अपेक्षा यह है कि वो मंत्रिपरिषद इसके मुताबिक चलाएं। अब 74 सबसेक्शन 2 ने ही मामला ऐसा कर दिया जिसके कारण से कहना पड़ता है कि ये बात कि राष्ट्रपति देश का शासन मंत्रिमंडल की सलाह से चलाएंगे आज भी कन्वेंशन पर आधारित है, इसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। लीगल सैंक्शन नहीं मीनिंग दे रहा है, लीगल सैंक्शन कहते किसको है? लीगल सैंक्शन का मतलब होता है कि कोई काम जिसे कानून के द्वारा एक विशेष तरीके से करने की अपेक्षा की गई, अगर उस तरीके से न किया जाए तो कानून की प्रक्रिया से, अदालत की प्रक्रिया से उस काम को उस ढंग से करने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर दिया जाए। ठीक है ना, इसे कहते हैं लीगल सैंक्शन। और सारी सैंक्शन मॉरल हो सकती हैं, एथिकल हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन लीगल सैंक्शन का मतलब यही है। ठीक है, 74 सबसेक्शन 1 कहता है। अब देखिए, दो बातों को अलग अलग समझेंगे आप। राष्ट्रपति के कार्य का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं, ये डिफरेंट सवाल है। राष्ट्रपति के कार्य का जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न की जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी थी या नहीं दी थी, और दी थी तो क्या दी थी, इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं। दोनों बातें अलग अलग है। आपके पिताजी ने काम किया, आपने किया है, यह हम मान लेंगे। ठीक है, आप कई बार आपस में दोस्ती में भी कहते हो कि देखो हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर तुमने ये किया तो माना यह जाएगा कि हमने करवाया है, जबकि हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। हम कतई तुमसे नहीं कह रहे कि ऐसा करो, और बल्कि विपरीत कर रहे हैं भैया ऐसा न करना, लेकिन अगर फिर भी तुमने कर दिया तो माना यही जाएगा कि हमने किया है, यही माना जाएगा। राष्ट्रपति कुछ भी करेंगे, ये माना जाएगा कि मंत्रिमंडल ने उन्हें सलाह दी थी, ये माना जाएगा। राष्ट्रपति ये कहें कि हमने जो है अपने मन से कर दिया, या प्रधानमंत्री ये कहें कि अपने मन से कर दिया, हमने कोई सलाह नहीं दी थी, तो कहते रहो। राष्ट्रपति ने कुछ किया, मीनिंग देयर भाई मंत्रिमंडल ने उन्हें सलाह दी थी, और इस प्रश्न पर कोई सवाल ही नहीं उठेगा। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से शासन चलाना शुरू कर दें तो कोई ये नहीं कह सकता, मीनिंग देयर भाई मंत्रिमंडल ये नहीं कह सकता कि हम बचाव नहीं करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट जब जारी करेगा संबंध कि आइए यू मस्ट जस्टिफाई द एक्शन विच इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप इसका बचाव करिए, आप बताइए क्यों लिया आपने। तो प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते, भले ही
राष्ट्रपति ने खुद किया हो, फिर भी प्रधानमंत्री ये नहीं कह पाएंगे कि राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से किया, हमने इसके लिए कोई सलाह और सहायता नहीं दी थी, क्योंकि इस प्रश्न की जांच कोई न्यायालय करेगा ही नहीं। 74 सबसेक्शन 2 प्रधानमंत्री को फिर भी बचाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति अगर अपने मन से काम करना शुरू कर दे तो होगा क्या? वो होगा जो हमने बताया था तब जब इस प्रश्न की जांच हम लोग कर रहे थे कि राष्ट्रपति शीर्षकीय प्रमुख है या वास्तविक शासक। अगर राष्ट्रपति ने किया, प्रधानमंत्री फट से इस्तीफा दे देगा। ठीक है, फट से इस्तीफा देगा, और फट से इस्तीफा देगा, अब राष्ट्रपति के सामने समस्या आ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी में तो वही है। अब तुम लाओ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, खट से लोकसभा डिसॉल्व होगी, या तुम चलाओगे कैसे देश का शासन? ठीक है, तो माननी उन्हें प्रधानमंत्री की ही पड़ेगी। लेकिन उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इससे न्यायालय को कोई मतलब नहीं है। न्यायालय ये मानेगा आप ही ने किया है, आपकी सलाह और सहायता पर हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के कृत्य का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, होगा, क्योंकि क्या लिखा है 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। कौन देखेगा भाई संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन देखेगा? ठीक है, दीज आर द वर्ड्स जो जुडिशियल रिव्यू का डोर ओपन कर देते हैं। ठीक है, 53 में है। आपसे कई बार यह भी खूब पूछा जाता है प्री में कि निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू है, और आप बस 32 और 137 इसे छोड़ के आपको कुछ मालूम ही नहीं है, और 32 भी बड़ी मुश्किल से मालूम है आपको, खाली 137 मालूम है। वहां जजमेंट का पुनर्विलोकन है, न्यायिक। आप न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनरीक्षण इसके बीच कोई अंतर ही नहीं करते, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण काहे के लिए होता है? टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता के परीक्षण है तो न्यायिक पुनरीक्षण की डिवाइस यूज की जाती है, और निर्णय का पुनर्विलोकन ये अलग बात है। ठीक है, तो ये जो शब्द लिखे हैं 53 में, ये जुडिशियल रिव्यू का डोर खोल देते हैं। राष्ट्रपति स्वयं में निहित, ठीक है, वो संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, बट वो उनका उपयोग विधि द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। नहीं किया तो कौन देखेगा? कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति ने खुद वैसा किया है या मंत्रिमंडल की सलाह पर किया है, इसे कोर्ट नहीं देख सकता 74 सबसेक्शन 2 के कारण, कि कोई सलाह दी थी या सलाह नहीं दी थी। 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि उनकी सलाह से काम करे राष्ट्रपति, लेकिन अगर राष्ट्रपति स्वयं भी काम कर ले तो भी 53 के कारण, ठीक है, और 74 सबसेक्शन 1 और 74 सबसेक्शन 2 को एक साथ पढ़ने पर माना यह जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो मंत्रिमंडल की सलाह पर किया नहीं किया, ये उनके और मंत्रिमंडल के बीच की बात है। अगर मंत्रिमंडल की सलाह काम के पीछे नहीं थी तो मंत्रिमंडल लाए ना महाभियोग। अगर महाभियोग लायक मेजॉरिटी नहीं है तो इस्तीफा दे दो, अभी राष्ट्रपति के दिमाग सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी सही हो जाएगा, सब कुछ करा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन कानून इस विषय पर कुछ नहीं करेगा कि आपने सलाह और सहायता से किया या सलाह और सहायता से नहीं किया। कानून यह मानेगा कि सलाह और सहायता से किया आपने। इसीलिए कहते हैं कि अभी भी जहां पर एग्जीक्यूटिव के पर्सनल रिलेशंस की बात है, आज भी कन्वेंशन से काम चल रहा है, लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक है, 74 में लीगल सैंक्शन नहीं है, क्योंकि न्यायालय के माध्यम से यह नहीं जाना जा सकता, या न्यायालय के माध्यम से राष्ट्रपति को विवश नहीं किया जा सकता कि वो मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से ही काम करे। यद्यपि सिचुएशन ऐसी ही है कि वो सलाह और सहायता के बिना कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन मजबूर करने लायक कोई उपबंध नहीं है कि यह कहा जा सके। टोटली यह देखा जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया है या नहीं, यानी जो भी कार्यपालिकी कृत्य उन्होंने किया है हम मानेंगे ये मंत्रिमंडल ने करवाया है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट अगर है तो हम उत्तर किससे मांगेंगे? केंद्र सरकार से। इसीलिए क्या होता है कि फला चीज चैलेंज हुई और वहां से क्या आता है,
कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ। ठीक है, क्यों? यू मस्ट कम एंड यू जस्टिफाई, कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही आपने ये किया है। अब वहां आके सरकार ये कहते तो राष्ट्रपति ने खुद किया, हमने थोड़े ना कहा था। हो सकता है न भी कहा हो, लेकिन माना यही जाएगा नहीं आपने कहा। क्यों? जैसे हम लोग भी कहते हैं ना आपस में कि अच्छा तुमने नहीं करवाया तो फिर तुमने इनसे बोलना क्यों नहीं बंद कर दिया? अरे कम से कम इनसे बोलना तो बंद कर देते। अगर तुमने नहीं करवाया और ये बड़े मजबूत आदमी है, इनसे तुम लड़ नहीं सकते, अरे बोलना तो बंद कर सकते थे, बोलना बंद कर देते। तो वही जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, जो परिवार की व्यवस्था में चलता है वही देश की व्यवस्था में चलता है। वहां भी यही कहा जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल से कि तुम्हारी सलाह और सहायता से नहीं चले तो तुमने इन्हें हटाया क्या? नहीं, इनकी सुन क्यों रहे? ठीक है, ये तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। तो 74 में लीगल सैंक्शन नहीं है। राष्ट्रपति एथिकली बाउंड है, एथिकली बाउंड है, और जो लीगल फ्रेमवर्क उभर रहा है उसमें वो बाउंड है कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता का सम्मान करें और उसी के मुताबिक चलें। लेकिन इस विषय में कोई लीगल सैंक्शन नहीं है कि राष्ट्रपति को न्यायालय मजबूर नहीं कर सकता कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर लें, क्योंकि 74 सबसेक्शन 2 ये कह देता है कि इस बात की जांच ही नहीं की जाएगी कि उन्हें कोई काम उन्होंने सलाह और सहायता से किया या नहीं। और आप जब भी किसी को कोई सलाह देते हैं तो सलाह निरर्थक नहीं होती। सलाह देने के कोई आधार होते हैं, आधारों पर आधारित सलाह, इसी को सलाह कहा जा सकता है। और अगर आपने आधारों के आधार पर सलाह नहीं दी तो उसे सलाह का नाम दे देने से आपकी मनमर्जी सलाह नहीं बन जाती। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। कानून में बस सिर्फ इसी बात की जांच चलती है कि हर चीज तत्व में कुछ है। किसी भी चीज को, कोई भी चीज केवल तब कहा जाएगा जब उस चीज का निर्माण जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है वो उद्देश्य उस चीज से प्राप्त किया जा सकता हो। अगर आप किसी भी वस्तु या किसी भी विचार का निर्माण एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो और वो उद्देश्य उस विचार अथवा वस्तु से प्राप्त ही नहीं हो सकता, तो ये कैसे कह दिया जाए कि आपने चीज बनाई है या आपने विचार को जन्म दिया है? जैसे कई बार हम गुस्से में होते हैं तो अपने घर पे कहते हैं कि तुमने ये सब्जी बनाई है, इससे तो अच्छा तो न बनाते, कम से कम तेल, नमक, मिर्च, मसाले, इसकी बचत तो होती। ये तो इतनी खराब है कि इसे सब्जी नाम देना ही ठीक नहीं है। वे कहते हैं ना कि तुमने ये क्या बना दिया है, तुम्हारी सब्जी कह देने से तो ये सब्जी नहीं हो जाती। सब्जी में कुछ मूलभूत गुण और तत्व हैं, वो मूलभूत गुण और तत्व होने चाहिए। सलाह एक निश्चित फैक्ट सिचुएशन में उस फैक्ट सिचुएशन को सुधारने के लिए दिया गया परामर्श है जो अवर के द्वारा प्रवर को दिया जाता है। यह सलाह की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए यू मस्ट डिफाइन द एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस, क्या होती है सलाह, तो सलाह को डिफाइन ऐसे ही किया जा सकता है कि सलाह क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्ट सिचुएशन जो कि बर्थ है, जो कि खराब है, उस सिचुएशन को सुधारने के लिए, ठीक है, प्रवर से अवर को या कई बार अवर से प्रवर को भी, विस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन जब प्रवर अवर को सलाह देता है तो उसे सलाह नहीं मार्गदर्शन कहते हैं।
वो मार्गदर्शन है, ठीक है ना। सलाह या तो बराबर वाले को और या जो सुपीरियर है उसे। क्यों? सलाह में जिसको दी जाती है ये, उसे ये अधिकार होता है माने न माने। यद्यपि राष्ट्रपति, इसीलिए हम कह रहे हैं सलाह नहीं मानेंगे तो परिणाम भुगत जाएंगे। इंपीचमेंट आ सकता है, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली वो अगर करेंगे तो कोर्ट और संपूर्ण देश यही मानेगा मंत्रिमंडल ने किया। इसलिए मंत्रिमंडल बाध्य भी है कि अगर उसकी सलाह न माने तो इस्तीफा दे दे, अदरवाइज आंसरेबल कैसे होगा? भाई उसकी सलाह मानेंगे नहीं, जनता को तो उसे फेस करना है। राष्ट्रपति खुद निर्णय लेने लगे, अब प्रधानमंत्री के सामने एक विवशता भी है कि इस्तीफा दे दे और इन्हें ठीक कर दे राष्ट्रपति को। यानी फ्रेमर्स ने व्यवस्था ऐसे बनाई है कि ये भी ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इग्नोर नहीं कर सकते कि तुम्हारी जो मना है, गुस्सा होकर मुंह फुला के कोप भवन में नहीं बैठ सकते मंत्रिमंडल के लोग। मनाए तो करो, हम अपने घर पे बैठे, मत मानो मेरी, क्योंकि जनता को उत्तर तुम्हें देना है, कोर्ट को उत्तर तुम्हें देना है, और वो तुम्हारी मानेंगे नहीं, तुम्हारी सलाह नहीं हुआ, वो यही मानेंगे, क्योंकि 74 सबसेक्शन 2 कहता कि हम जांच नहीं करें, हम मतलब ही नहीं कि कोई सलाह दी थी या नहीं दी थी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे घर का मामला है, आप करो, ठीक है ना। सलाह, अच्छा, अब उलट भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है। राष्ट्रपति को सलाह दी गई, मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई, राष्ट्रपति ने उसी सलाह से काम किया, लेकिन वो सलाह थी ही नहीं, वो मनमर्जी थी, क्योंकि हमने कहा ना सलाह ये, और बड़ा संविधान से कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, सब संविधान की ही उपज है, वेदर दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कुछ भी हो, सब यहीं से चलेंगे। और संविधान क्या कह रहा है? संविधान के उपबंधों के मुताबिक, और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति सलाह के मुताबिक काम करेंगे। ये अलग बात है कि न्यायालय जांच ही नहीं करेगा कि सलाह दी थी तो क्या थी और क्या था, इस सब की जांच नहीं होगी, क्योंकि वो उनके बीच का मामला है। लेकिन सलाह, अब राष्ट्रपति बेचारे ने सलाह से ही काम किया है, लेकिन जो सलाह दी गई उसे सलाह ही नहीं कह सकते, ठीक है ना। जो दी गई वो सलाह नहीं थी, क्योंकि सलाह, हमने कहा ना, एडवाइस अपने में कुछ बात कहती है कि एडवाइस क्या चीज है, तो एडवाइस किसी फैक्ट सिचुएशन जो कि बुरी है, उस बुरी फैक्ट सिचुएशन को सुधारने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा अपने समकक्ष को या अपने वरिष्ठ को, ठीक है, सुझाया गया रास्ता है। और जब यही काम वरिष्ठ कनिष्ठ के साथ करता है तो इसे मार्गदर्शन का नाम दिया जाता है। अब सवाल यह है कि कोई सिचुएशन रही होगी, उसको सुधारने के लिए आपके द्वारा सलाह दी गई। अब यह ठीक है कि एक सिचुएशन है, उसमें मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। हमें यह लगता कि डंडा चलना चाहिए, मानेंगे ही नहीं है, और आपकी राय पहले समझा कर तो देखो, हो सकता मान जाए, नहीं अंतिम विकल्प तो है ही, ठीक है। सलाहें अलग अलग हो सकती हैं, एक ही फैक्ट सिचुएशन पर व्यक्तियों की सलाहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी एक सलाह है और कोई फैक्ट सिचुएशन ही नहीं है। भाई ये ठीक है कि जो सलाह देने के लिए तथ्य स्थिति थी, वो तथ्य स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सलाह जो दी गई वो दी जाती है। ये एक डिफरेंट बात है, ये एक डिफरेंट बात है कि तथ्य स्थिति उतनी खराब नहीं थी कि जो सलाह दी गई उस स्तर का की सलाह दिए जाने की जरूरत थी, ये एक अलग बात है। लेकिन तथ्य स्थिति ही नहीं थी और सलाह दी गई, ये डिफरेंट बात है। पहली स्थिति में यह कहा जाएगा सलाह दी गई किंतु गलत,
ठीक है। और दूसरी में कहा जाएगा सलाह के नाम पर मनमर्जी की गई है, सलाह के नाम पर निरंकुशता है, सलाह ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर फैक्ट सिचुएशन ही नहीं है और फिर भी तुम सलाह दे रहे हो तो फिर सलाह कहां दे रहे हो। इसी बात को कहा है कोर्ट ने, किसमें, एस.आर. बोम्मई और इससे पहले एस.पी. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने 74 सबसेक्शन 2 के स्कोप की व्याख्या की है। दो केस हैं इस पर, एस.पी. गुप्ता, एस.आर. बोम्मई, और बल्कि 4 हैं, एस.पी. गुप्ता, एस.आर. बोम्मई, राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और अब लेटेस्ट है रामेश्वर प्रसाद 6 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 4 केस हैं इसमें। जो वर्तमान व्यू है वो रामेश्वर प्रसाद 6 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, वही चल रहा है। जो व्यू रामेश्वर प्रसाद 6 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है वो व्यू एस.आर. बोम्मई में आया और उसके बीज पड़े एस.पी. गुप्ता में, उसके बीज पड़े एस.पी. गुप्ता में, जिसे जजेस ट्रांसफर केस कहा जाता है। और उससे पहले जो सिचुएशन चलती थी वो कौन सी थी, राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी दीज आर द, ठीक है, केस लॉ। इनमें किस बात की जांच हुई, पहले राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, क्योंकि वही होता है जब बात शुरू होती है तो बात उतनी महीन नहीं होती, ठीक है ना, जितनी महीन वो आगे आगे होती जाती है। इसीलिए हमेशा जिसने शुरुआत की वो आदमी महत्व का होता है, क्योंकि शुरुआत आगे बढ़ती है, ठीक है ना। शुरुआती ना हो तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना कि दोस्ती लोभ से शुरू होगी, लेकिन अगर लोभ ही रहा तो भी दोस्ती नहीं बचेगी, और लोभ नहीं हुआ तो भी दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती लोभ से शुरू होगी लेकिन लोभ पर खत्म नहीं होगी, लोभ फिर बचेगा ही नहीं, सिर्फ दोस्ती बचेगी, सिर्फ दोस्ती बचेगी। जैसे दर्द का इलाज ये भी है कि दवा की जाए, और दर्द का इलाज इतना ये भी है कि इतना बढ़ा दिया जाए कि वो फिर दर्द ही दवा बन जाए, ठीक है ना, उनका दर्द ही दवा हो गया, ठीक है। तो ये भी एक इलाज ही है कि दर्द को इतना बढ़ा दिया जाए कि दर्द ही दवा हो जाए, ठीक है ना। तो बातें तो दोनों होती हैं। तो आपका दोस्ती लोभ से शुरू होती है लेकिन लोभ पर खत्म नहीं होती, लोभ फिर नहीं बचता। लेकिन दोस्ती के लिए लोभ वैसे ही है जैसे सीढ़ी का पहला डंडा, अगर वही नहीं है तो फिर छत पे कभी नहीं पहुंचोगे, लेकिन उसी पर खड़े रहोगे तो भी छत पर नहीं पहुंचोगे। अगर लोभ ही रहा तो भी दोस्ती नहीं रहेगी, और लोभ हुआ ही नहीं तो भी दोस्ती नहीं होगी। शुरुआत वहां से करनी है, रुकना नहीं है वहां पर, ये अंतर है। तो ऐसे ही होता है, जब बात शुरू होती है तब बात बहुत मोटी होती है, फिर धीमे 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 उसमें रिफॉर्म आते जाते हैं। तो राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बात आई है। कोर्ट ने बड़ा बेसिक व्यू लिया, बड़ी लिटरल मीनिंग, लिटरल यानी शाब्दिक अर्थान्वयन किया। जो शब्द लिखे हैं वो सिर्फ उन्हें पढ़ लिया और ये कहा कि साहब हम इस प्रश्न की कोई जांच नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी या नहीं। हम सिर्फ ये मानेंगे कि प्रेसिडेंट ने जो कुछ किया मंत्रिमंडल की सलाह से किया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के ऐसा करने के बाद भी मंत्रिमंडल उनसे सहमत दिखाई देता है, कोई इंपीचमेंट नहीं शुरू हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे कि इन्हीं की सलाह से किया और हम तो इन्हीं से जवाब मांगेंगे। हम इस प्रश्न की जांच क्यों करें? लेकिन जब बात आगे बढ़ी एस.पी. गुप्ता में, तो एस.पी. गुप्ता में उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है कि सलाह क्या दी इसकी हम जांच नहीं करेंगे, लेकिन सलाह का मतलब होता है कोई सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को सुधारने के लिए सलाह दी गई, तो सिचुएशन थी या नहीं थी इसका एविडेंस होता है। जैसे आप कहते हो अशांति थी, तो किसी की दुकान लूटी होगी, कोई मारा गया होगा, कोई पिटा होगा, कुछ तो हुआ होगा, तब आपने जाना होगा अशांति थी, ठीक है। अशांति थी कैसे कह रहे हैं आप? तो उन घटनाओं का तो साक्ष्य दीजिए, अशांति का साक्ष्य नहीं हो सकता। उन घटनाओं का साक्ष्य तो हो सकता है जिन्होंने अशांति नामक परिस्थिति निर्मित की थी, उनका तो हो सकता है।
और वे तथ्य जो अशांति नाम की परिस्थिति को निर्मित कर रहे हैं, ठीक है, उन तथ्यों के अवलोकन से तो न्यायालय को नहीं रोका गया। आपने कहा सलाह की जांच हम नहीं करेंगे, लेकिन सलाह सुआधारित होती है और वे आधार जिनके आधार पर सलाह आती है, वे आधार तो सलाह का भाग नहीं होते। उन आधारों की जांच तो हो सकती है, ठीक है। अब उन आधारों की जांच हम करेंगे और वे आधार मेरे समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। 74 सबसेक्शन 2 सलाह की जांच पर रोक लगाता है। कोई न्यायालय इस प्रश्न की जांच नहीं करेगा कि क्या सलाह दी गई है, ठीक है, या कोई सलाह दी गई या सलाह नहीं दी गई, इस प्रश्न की जांच नहीं करेंगे। लेकिन क्या कोई आधार था कि सलाह दी जा सकती? अगर कोई आधार था ही नहीं तो जो कुछ सलाह के फॉर्म में दे दिया गया या जो कुछ सलाह के नाम पर दे दिया गया वो तो मनमर्जी थी, सलाह कहां थी? राष्ट्रपति को सलाह के मुताबिक काम करना चाहिए था। राष्ट्रपति ने जो कुछ किया वो इन्होंने करवाया, हम ये मानेंगे, इनकी सलाह से हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति से हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि यू मस्ट शो दो सर्कमस्टांसेस इन विच एनी रीजनेबल मैन, एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य कोई सलाह देगा, आपके जैसी सलाह देगा, हम ये नहीं कह रहे, कोई सलाह देगा, ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए। अगर कोई सलाह देने लायक स्थिति ही नहीं है, ऐसी ही कोई स्थिति नहीं है जिसमें कोई युक्तिसंगत मनुष्य कोई सलाह देगा, चलो युक्तिसंगत मनुष्य जो है और आपकी बुद्धि डिफरेंट है, आपने वो सलाह दे दी जो युक्तिसंगत मनुष्य इस परिस्थिति में नहीं देता, ये एक डिफरेंस की बात हो सकती है, ये अलग बात है। लेकिन कोई सलाह देता, इतनी स्थिति तो होनी चाहिए, अरे कोई अशांति तो होनी चाहिए। चलो अशांति की परिस्थिति थी, इनने लाठी चलाने का निर्णय किया, हमने गोली चलाने का निर्णय किया, अलग सिचुएशन है, अलग बात है। ये अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि और विवेक की बात हो सकती है, लेकिन कोई परिस्थिति तो होनी चाहिए। सब शांति से था और तुमने गोली चलवा दी या डंडा चलवा दिया, ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो बात ही अलग है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा, एसआर मुंबई और एसपी गुप्ता, जो कि अब एस्टेब्लिश व्यू है कि हम सलाह की जांच नहीं करेंगे, क्या सलाह दी इसकी भी जांच नहीं करेंगे, जो सलाह दी वो हो सकती है नहीं हो सकती, हम इसकी भी जांच नहीं करेंगे। लेकिन सलाह देने के लिए कोई परिस्थिति है, इसकी जांच करेंगे। यही हुआ था राफेल में, जब केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल में जो वो हैं विशेषताएं, वो शत्रु देशों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर वे विशेषताएं शत्रु देशों तक गई कि राफेल में क्या विशेषताएं हैं, तो उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे, और जब उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे तो इतने पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बचेगा, वो तो तैयारी हो गए उस विषय पे। फिर तो वार जब होगी तो हम उनके बराबर ही हैं, इसलिए नहीं बताया जा सकता। और इसीलिए चीनी एजेंट कह रहे थे राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस विषय पर इंसिस्ट कर रहे थे कि वो स्पेसिफिकेशन बताइए, वो स्पेसिफिकेशन बताइए जिसकी वजह से राफेल आपने खरीदा है। राफेल की तो कीमत इतनी है, आपने इतने में खरीदा, और सरकार का कहना यह था कि यूं तो साइकिल की कीमत 1000 रुपए होती है, लेकिन उसमें जब एसेसरीज लगती हैं तब उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। आप कैरियर लगवाओगे, घंटी लगवाओगे, तब उसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राफेल की कीमत वही है जो आप बता रहे हो, लेकिन हमने जिस राफेल को खरीदा है उसमें जो एसेसरीज हैं उनकी कीमत जब देखेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। और ये बातें जनता की समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, जनता को नहीं समझाई जा सकती ये बातें, और इसीलिए कहा जा रहा है तुम चीनी एजेंट हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम मजबूर कर रहे हो सरकार को कि सरकार इन स्पेसिफिकेशंस को खोले, और खोलेगी तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो सब नासी हो गया। इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टेट, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकेशंस हमें बंद लिफाफे में दीजिए, हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। और पढ़ा उन्होंने, उसके बाद कहा तो बिल्कुल ठीक नहीं बताया जाएगा कि इतनी कीमत क्यों है, ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे, और रिजेक्ट की वो याचिका, ठीक है, पिटीशन रिजेक्ट हुई, लेकिन आधार देखेंगे
राफेल का खरीदा जाना एक एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी थी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर हुई थी, और वो मंत्रिमंडल ने करवाई है, ये माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने क्यों करवाई है, वो करने की सलाह उन्होंने क्यों दी? अगर उस सलाह को देने लायक कोई आधार नहीं है तो फिर तो वो मनमर्जी है। मनमर्जी नहीं चलेगी, सलाह चलेगी। ठीक है, तो सलाह दी गई या नहीं, इसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू आज की डेट पर है। ठीक है, इस बात सलाह पर्याप्त थी, वही सलाह जो दी गई वो दी जानी चाहिए थी, उससे डिफरेंट दी जानी चाहिए। इन प्रश्नों की जांच नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों पर सबके मत भिन्न हो सकते हैं। लेकिन कोई परिस्थिति थी जिसमें सलाह दी जा सकती थी, उस ढंग की जैसी दी गई, कम ज्यादा की बात अलग है, लेकिन जैसी सलाह दी गई उस नेचर की, उस प्रकृति की सलाह दी जा सकती थी। इसे इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट का काम है, और उसे गवर्नमेंट स्पष्ट करती है, और उसे स्पष्ट करवाने की अधिकारिता ये उच्चतम न्यायालय को कहां से मिलती है? 53 के इन शब्दों से कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किंतु वे उसका उपयोग इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। तो ये चेक करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वॉट एवर इज रनिंग इन द कंट्री दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट। ठीक है, इट मस्ट बी चेक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये उनका काम है, और ये उन्हें स्वयं संविधान ने दिया है। ठीक है, तो ये बात आज यहीं तक रखेंगे। संविधान में प्रयुक्त शब्द पूरे विस्तार के साथ समझे जाते हैं, और उन्हें एक ही बार समझा जाता है, और वे इतने शानदार और अच्छे हैं कि एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आते हैं, और नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं। लेकिन हमने जो कुछ आज कहा, इतना आप किताब में पढ़ेंगे तभी ये याद रहेगा, तभी ये आपका बनेगा, अन्यथा ये सदैव मेरा रहेगा, आपका ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी बात कर